हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन निकला है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो ये आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम होता है ना, आरबीआई ग्रेड बी ईजी नहीं होता, ठीक है। थोड़ा मॉडरेट टू टफ आप इसको कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ एग्ज़ाम ये होता है। और नेक्स्ट बात ये है कि बाकी के जो एग्ज़ाम्स आप देखते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम जो बाकी के आप देखते हैं, उनसे थोड़ा अलग पैटर्न आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड फेज़ होता है उसका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। पर एक बात आप ये मानकर चलिए, ये एक इस तरह की जॉब है जिसमें सिलेक्शन पारा थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं इतनी आती नहीं है, ठीक है। काफ़ी आप लो लेवल पर वैकेंसीज़ में देखते हैं, लेकिन जो कट ऑफ है और जो कंपटीशन है, कट ऑफ और कंपटीशन दोनों ही आपको हर साल ऊपर स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। हर साल आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन ज़्यादा फाइल हो रही हैं और कट ऑफ भी हाई जा रहा है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम का आइडिया लेना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप फ़ेज़ 1 आपने निकाल दिया, फ़ेज़ 1 अगर आपने क्लियर कर दिया तो फ़ेज़ 2 एक ऐसी कड़ी है जिससे पार पाना इतना आसान नहीं होता। बस आप इतना याद रखिए, जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और विकल्प आपको तलाशने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इस बात को आप ध्यान में रखकर अपने मेहनत कीजिए और ये एग्ज़ाम आपका अच्छे से निकल जाएगा। तो पूरी जानकारी देखेंगे हम इस नोटिफिकेशन की और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो लिंक वेबसाइट लिंक ओपन हो चुका है 25 जुलाई को और 16 अगस्त तक ये आपका जो है चालू रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी जनरल की बात करते हैं तो फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 8 सितंबर 2024 को होगा। फ़ेज़ 2 जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये 19 अक्टूबर 2024 को होंगे। बाकी ये दो एग्ज़ाम और देख सकते हैं आप, जो ग्रेड बी है DRDEPR और DRDISIM, इनके बारे में देख सकते हैं। मेन हमारा जो आज का मकसद है वो है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DR जनरल के बारे में देखना, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन इसी में ही आती हैं। सिंपल सी इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको ही भरना प्रेफर करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल की अगर हम बात करें, अनरिजर्व 27 वैकेंसीज़ हैं, SC की 10 हैं, ST कैटेगरी में 4 हैं और OBC 19 है, EWS 6 हैं और टोटल 66 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लो है और कंपटीशन काफ़ी हाई है, पर मेहनत तो करनी है, एग्ज़ाम तो निकालना है, ठीक है। अब कोई ना कोई तो इन 66 वैकेंसीज़ को ऑक्यूपाई करेगा ही जब रिज़ल्ट आएगा, तो उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आगे अगर हम इस नोटिफिकेशन में बात करें तो देखिए, इसमें बताई भी है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो बेसिक पे है वो 55,200 पर मंथ रहेगी और पे स्केल आपका यहाँ पर बताया गया है। स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ग्रेड अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा और लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस भी यहाँ पर बात बताई गई है। स्पेशल जनरल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, हाउस रेंट, ये सब मिलेगा। एट परसेंट जो इनिशियल मंथली ग्रोस एमुलेमेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 1,22,770 रुपये है। हाउस रेंट अलाउंस 15% ऑफ पे मिलेगा आपको यदि आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं। अच्छा, आगे अगर हम इस नोटिफिकेशन में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी या इंडिया के तो आप हो ही, और एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट का जो कट ऑफ है वो आपका 1 जुलाई 2024 रखा गया है, मतलब इतनी डेट तक आपकी ये एज होनी चाहिए। क्या? एक तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और 30 ईयर्स के आप पूरे नहीं होने चाहिए, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो 1 जुलाई तक आप 30 साल के नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर हम इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 जुलाई 1994 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई 2003 के बाद अगर आपका जन्म हुआ इसका मतलब आप 21 ईयर से कम के हैं, और अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1994 से ज़्यादा का, इसका मतलब आप 30 या 30 को क्रॉस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन की काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं। अब इसमें अगर हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, वही 1 जुलाई 2024 तक, तो ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 60% मार्क्स होने चाहिए, 50% SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी
डिसिप्लिन में, और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, वो भी एग्रीगेट जितने भी सेमेस्टर्स या ईयर्स हैं उनमें। अच्छा, बाकी इसमें बताया गया है कि ग्रेजुएशन किसको माना जाएगा, कम से कम 3 साल की ड्यूरेशन का कोर्स तो होना चाहिए, वही ग्रेजुएशन आपकी मानी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, एक ग्रेड बी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। तो जिन्होंने ऑलरेडी सिक्स टाइम्स ये एग्ज़ाम दे चुका है फेज़ 1 का, वो एलिजिबल नहीं है, साफ साफ आरबीआई ने कहा है। पर इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन SC ST OBC PWBD पर नहीं लगती है। अच्छा, फॉर ग्रेड बी जनरल, बैंक इनकरेजेस कैंडिडेट्स विद नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको बैंक जो है प्रेफर करता है या प्रायोरिटी देता है। अब स्कीम ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। ये आपका फेज़ 1 ग्रेड बी TR जनरल की हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी सेंटर हैं, आप अपने अपने देख सकते हैं। स्टेट यूटी पंजाब है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में सेंटर आप देख सकते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, न्यू दिल्ली में देखिए इतने सारे सेंटर हैं यहाँ पर, जो मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद सब इसी में ही लाए हुए हैं। अच्छा, इधर भी हैं सेंटर, ये सब अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, ठीक है। और जो बड़े बड़े राज्यों के हैं उनके भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए इन सभी सेंटर्स पर एग्ज़ाम होगा, उत्तराखंड में यहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। बाकी जो फेज़ 2 होगा इसका, जब आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेंगे, उसके सेंटर थोड़ा कम हो जाते हैं फिर फेज़ 2 के, ठीक है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर ये एग्ज़ाम फिर होता है। ये सभी, चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताने के लिए। फ़ीस देख लेते हैं, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए, जो SC ST PWBD हैं इनके लिए 100 रुपये प्लस 18% GST, और जो जनरल OBC EWS है उनके लिए 850 प्लस 18% GST। स्टाफ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। कैसे अप्लाई करना है, ये RBI की वेबसाइट है, इस पर जाना है और वहाँ पर आपको वैकेंसीज़ का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, बस उस पर आपको अप्लाई करते जाना है। आगे देखें, एप्लीकेशन आप 16 अगस्त तक भर सकते हैं, वो भी इवनिंग के 6 PM तक। अच्छा, अब इसमें फ़ोटो आइडेंटिटी बताया गया है कि आप जब एग्ज़ाम देने आए तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल में, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ID, पासबुक विथ फ़ोटो, और जो भी गजेटेड ऑफिसर द्वारा फ़ोटो ID आपकी, वो सब यहाँ पर चल जाएगी। अच्छा, आगे बात करें, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ देयर प्रोसीजर दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गेजेटेड नोटिफिकेशन देयर ओरिजिनल मैरिज सेंटर्स एफिडेविट इन ओरिजिनल टुगेदर विद अ कॉपी। तो जैसे महिलाएं हैं या फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, वो अपना नेम चेंज करा लें अगर मैरिज के बाद, तो उनको उसका प्रूफ भी अपने साथ लाना पड़ेगा, कोई एफिडेविट या फिर सर्टिफिकेट या फिर जो ओरिजिनल गेजेट नोटिफिकेशन है वो आपको लाना पड़ेगा, जिसमें आपने बताया है, सूचित किया है कि आपका नेम चेंज हो चुका है, ठीक है। और बार बार उन्होंने डेट बताई है ताकि एस्पिरेंट देरी ना कर दे। अच्छा, अब आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए, फॉर्म भरने बैठ जाते हैं पर बीच में आपको पता चलता है कि ये सब चीज़ें भी चाहिए थी। देखिए, सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव क्या होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए ब्लैक इंक के साथ, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होने चाहिए वाइट पेपर पर, ब्लैक या ब्लू इंक से आप कर सकते हैं लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका होगा वाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होंगे। और जो ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसमें आप ये लिखेंगे आई, जैसे यहाँ पर फिर मैं लिख दूंगा अपना नाम अभिषेक शर्मा, आई अभिषेक शर्मा, hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required। ठीक है। और ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में। बाकी बताया कैसे आपको अप्लाई करना है, RBI की वेबसाइट पर जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ का कॉलम आएगा और फिर करंट वैकेंसीज़, उसके आगे वैकेंसीज़, तब आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। एग्ज़ामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले याद रखिएगा जो भी फ़ोटोग्राफ इमेज है उसका साइज़ आप ये देख लीजिएगा 20 KB से 50 KB का हो, और जो सिग्नेचर हैं वो 10 से 20 KB के हों, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो 20 KB से 50 KB तक का साइज़ रहे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज़ जो है 50 KB से 100 KB तक का रहना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं,
एक ये सबसे मेन ये है कि आपका जो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये किस तरह से कंडक्ट होगा। तो देखिए जो पेपर है इसमें जनरल अवेयरनेस होती है पेपर 1 में, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। इसमें अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर 1 साल से भी कर रहे हैं पर आपने अच्छे से की है, ठीक है, अच्छे लेवल की आपकी तैयारी है, तो आप इसको ईजिली निकाल लेंगे। इसमें ऐसे इतना बड़ा हर्डल कोई नहीं आता है। जनरल अवेयरनेस से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, ये आपको जो है अच्छे से अगर आप कर देंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। टोटल टाइम कितना होता है, 120 मिनट्स का होता है। सेपरेट टाइम दिया जाता है हर एक टेस्ट के लिए, इसके लिए भी सेपरेट टाइम, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अच्छा, जो भी मिनिमम मार्क्स सेपरेटली ईच टेस्ट में सिक्योर करता है उसे ही फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन की। अब फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें, ये 19 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, साफ साफ बता दिया गया है। पेपर 1 देखते हैं, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का आएगा। इसमें 50% तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 50% आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। आंसर टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू टाइप द आंसर इन हिंदी मे टाइप विद द हेल्प ऑफ ईदर इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन, ठीक है। अच्छा, हिंदी में भी आप कर सकते हैं टाइप वगैरह अपने आंसर। 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा 50% ऑब्जेक्टिव टाइप करने के लिए, 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा ये जो डिस्क्रिप्टिव है इसके लिए। और यहाँ पर मार्क्स 50-50। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अभी देख लेंगे, नीचे इन्होंने उसमें दिया हुआ है नोट करके। अच्छा, फिर आता है पेपर सेकंड, ये मेंस एग्जाम की बात करें। पेपर सेकंड में आपका इंग्लिश होगा, राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी। यहाँ भी आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चन होंगे 100 के। फिर देखिए जो पेपर 3 है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, वैसा ही जैसा पहले वाला था। 30 मिनट यहाँ पर, 90 मिनट यहाँ पर और 50-50, ठीक है। ये आपके मार्क्स हो गए यहाँ पर, 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का ये, 120 मिनट्स। अब देखिए जो पेपर 1 एंड पेपर 3 है, इसमें आपने देखा ना कि ये डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है पेपर 1 में और पेपर 3 में, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बता दिया है 6 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव के, जिसमें से आपको 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। उनमें से 2 15 मार्क्स के होंगे, ये याद रखिएगा, और 2 होंगे 10 मार्क्स के। अगर कैंडिडेट 4 से ज़्यादा के आंसर करता है तो जो पहले 4 आपने आंसर किए हैं वही एवेल्युएट किए जाएंगे। और ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बायलिंगुअली, हिंदी और इंग्लिश में सेट किया जाएगा पेपर। उसके बाद जब आप इन 2 पड़ाव को पार कर देते हैं, उसके बाद आपका मेन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में उन्हें बुलाया जाएगा जिनके फ़ेज़ 2 में जो पेपर हुए हैं 1, 2, 3 उनके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ जो तय की जाएगी उसके हिसाब से। फ़ेज़ 1 का उसके बाद फिर कोई लेना देना नहीं है आपका इंटरव्यू में, केवल फ़ेज़ 2 चलेगा। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस इसका दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये इंग्लिश का है, फिर ये जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है। जनरल टॉपिक्स सिलेबस अच्छे से बताया गया है, ये आपका आप देखते होंगे कि लिख देते हैं कि ये आएगा और सिलेबस आपका ढंग से बताते नहीं है। अच्छा, रेफरेंस मटेरियल भी इसमें दिया है कि आपको कौन कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, ये सभी बुक्स आप इसमें रेफ़र कर, जैसे आप यहाँ पर बताया मॉनेटरी थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी बाय मिश्रा एंड पुरी, ठीक है। मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट देख सकते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल दिया गया है। अगर हम यहाँ पर इससे पहले वाले पेपर की बात करें, ये देखिए ये वाला जो पेपर था इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का, क्योंकि इसमें तो वैसे रहते IMF, वर्ल्ड बैंक, सबसे ईजी पेपर यही होता है क्योंकि इससे आप अवेयर रहते हैं। अब तक जो आपने तैयारी की है वो आपने पढ़ी होती है। अब इसमें बुक्स बताइए, इंडियन इकोनॉमी की उमा कपिला पढ़ सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी पढ़ सकते हैं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देवराज रॉय, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स मटेरियल RBI और BIS वेबसाइट का यहाँ पर पढ़ा जा सकता है। तो ये सब इस नोटिफिकेशन की मेन मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होगा, और ठीक है। बाकी तो वो RBI जो बाकी के हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये RBI ग्रेड बी संबंधित पूरी जानकारी थी, बस आप समय रहते हुए इस फॉर्म को भर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी अगर आपका डाउट है इससे संबंधित तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये याद रखिएगा 6 अटैम्प्ट्स ना आपके हुए हों, ठीक है, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। एज क्राइटेरिया एक बार आप देख लेना।
तो इसी तरह से करंट अफेयर्स फंडा के साथ आप जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू गाइस।